हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखेंगे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस जो कि एनपैट के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। ओके, वैसे ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, बट इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली देखेंगे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं एनपैट के प्रीवियस ईयर्स में। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या है। डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये देखना होता है कि जो डेटा दिया हुआ है वो सफिशिएंट है कि नहीं। अकेले इंडिविजुअली अगर सफिशिएंट है तो जैसा ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमें आंसर देना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हाउ इज़ विराट रिलेटेड टू मयंक सन। मयंक के सन से विराट का रिलेशन कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि मयंक वाइफ इज़ द सिस्टर ऑफ विराट फादर्स ओनली सन। तो इसमें मयंक के सन का रिलेशन कैसा होगा। मयंक वाइफ, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मयंक की कोई वाइफ है, is the sister of Virat father. This is the sister of Virat's father's only son. Virat's father only son, it means विराट का ही ये सिस्टर है। This is the sister of विराट। बोला है विराट्स फादर ओनली सन। विराट्स फादर ओनली सन मतलब विराट ही तो हो गया ओनली सन अपने फादर का। तो इट मीन्स जो मयंक की वाइफ है वो विराट की सिस्टर है। तो इस रिलेशन में क्या हमें ये पता चल रहा है कि मयंक का सन जो रहेगा वो विराट से कैसे रिलेटेड रहेगा। मयंक सन इज़ विराट से कैसे रिलेटेड है। तो ये तो हमें दिख रहा है कि ये विराट मयंक के वाइफ का क्या है, ब्रदर है। सो जो सन होगा मयंक का वो विराट के लिए नेफ्यू हो जाएगा। सो यहाँ पे तो रिलेशन दिख रहा है। फर्स्ट इज़ सफिशिएंट, ये तो सफिशिएंट है। सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। मयंक इज़ द सन इन लॉ ऑफ रोहित। मयंक, इसको अगर सॉल्व करें तो मयंक इज़ द सन इन लॉ ऑफ रोहित। रोहित के लिए ये सन इन लॉ है मयंक। इट मीन्स रोहित फादर होगा मयंक के वाइफ का। मयंक के वाइफ का ये फादर हो गया रोहित। तो मयंक सन इन लॉ होगा रोहित के लिए। अब देखते हैं, हुज ओनली डॉटर शीला। रोहित की एकलौती डॉटर है शीला, इज़ द सिस्टर ऑफ विराट। एकलौती डॉटर है, इट मीन्स जो वाइफ यहाँ पे है मयंक की वही शीला है, वही ये शीला है। दिस इज़ द सिस्टर ऑफ विराट, ये विराट की सिस्टर है। तो अगेन हम ये बता सकते हैं कि मयंक का जो सन है वो विराट से कैसे रिलेटेड। विराट का अगेन नेफ्यू हो गया। सो दोनों के दोनों इंडिविजुअली कैसे हैं, सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। तो आंसर कैसा होगा, इधर 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट। या तो पहला वाला स्टेटमेंट से भी हम आंसर दे सकते थे या तो दूसरे वाले स्टेटमेंट से भी इंडिविजुअली आंसर दे सकते थे। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं नेक्स्ट। 4 girls ABCD and 4 boys EFG and H are sitting around a circular table facing the center such that no two boys are adjacent। मतलब कोई भी दो लड़के एक साथ नहीं होने चाहिए। The distance between two neighbors are equal for all the persons who is sitting between C and D। तो क्वेश्चन मार्क ये है कि C और D के बीच में कौन बैठ रहा है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में टोटल 8 पर्सन
चल टोटल 8 का कॉम्बिनेशन बना दिया। बी डी इज़ फेसिंग बी, इधर बना लेते हैं बी और इधर डी। बी के बारे में बोल रहा है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में थर्ड है, तो ई के राइट में 1 2 3rd, यहाँ पे हो जा रहा है ई के राइट में 3rd। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ए इज फेसिंग सी, ए जो है वो सी को फेस कर रहा है, ए इज फेसिंग सी, एंड एफ इज फेसिंग ई। तो ये लोग का तो लोकेशन दे ही नहीं रखा है, फिर से देख लेते हैं। डी इज फेसिंग बी, ये करेक्ट है। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, डी का पोजीशन बी का पोजीशन दिया ए के रिस्पेक्ट में, तो ये तो करेक्ट है। ए इज फेसिंग सी, ए इज फेसिंग सी, तो ए किधर है, किसी से लिंकअप है ही नहीं। एंड एफ इज फेसिंग ई, इसका भी लिंकअप नहीं है, तो ये हमें दे नहीं रखा है करेक्ट, ये हमें करेक्ट दे नहीं रखा है लिंकअप, तो एग्जैक्टली हम ये नहीं बता सकते कि किधर कौन सा है। सो फर्स्ट वन इज नॉट द सफिशिएंट स्टेटमेंट टू गिव द आंसर। सेकेंड वाले को चेक करते हैं, ये सेकेंड वाले को, सी इज फेसिंग ए, इसको भी अगर बना ले पूरा, सी इज फेसिंग ए, ऐसा कर लिया। हु इज बिटवीन ई एंड एच, ये ई और एच के बीच में है, ई एंड एच, ए इज बिटवीन ई एंड एच। अच्छा यहाँ पे ई और एच के बीच में है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन ये नहीं है कि कौन इधर ई रहेगा कि इधर ई रहेगा, तो दोनों को लेकर के चलते हैं, ई और एच दोनों के साथ कॉम्बिनेशन लेकर के चलते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा आगे। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में कौन सा है, डी इज सेकेंड, 1 2, यहाँ पे है डी के लेफ्ट में। एंड जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, ओके। एच के राइट में कौन है, जी है, और वो भी सेकेंड पे, तो ए और डी के बीच में तो एच या फिर ई होना चाहिए, ये तो बात करेक्ट है। अगर एच यहाँ पे है, यहाँ से हम ले इसको जी को, सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, सेकेंड टू द राइट 1 2, तो यहाँ पे तो फिर गड़बड़ हो रहा है, पोजीशन सही नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स यहीं पे हमें एच को लेना पड़ेगा, इस पोजीशन पे ही एच को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर एच को लेना पड़ेगा तो ई यहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ से निकल जाएगा करेक्ट, और यहाँ से ई निकल जाएगा। एच यहाँ पे है और एच के किधर है, जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, तो सेकेंड पे 1 2, यहाँ पे जी को प्लेस करना है करेक्ट, और जी के सामने हो गया ई और एच के सामने हो गया, जो रिमेनिंग रहेगा, रिमेनिंग कौन रह रहा है, सी और डी के हमें बीच में बताना है कौन सा है, तो रिमेनिंग कौन सा भी रह रहा है, ए बी, बी अभी रिमेनिंग है, तो बी को तो यहाँ पे हम लिख नहीं सकते, अगर बी को लिख देंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा, ए बी सी डी एक साथ नहीं रह सकते, तो इट मीन्स इसमें से कोई ना कोई एक रहेगा, बॉयज़ के कैटेगरी में से ई एफ, एफ तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो एफ ही हो जाएगा यहाँ पे, ई एफ, जी और एच दोनों हो चुके हैं, और इसमें से गर्ल्स में से आपको देखना है तो यहाँ पे क्लियरेंस ले सकते हैं, ए बी, बी नहीं है तो बी हो जाएगा इधर, बस हो गया, पूरा फिल हो गया। अब सी और डी के बीच में क्लियरली हमें दिख रहा है कि एफ है, सी और डी के बीच में एफ है, सो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, ये वाला सफिशिएंट हो गया। देखिए स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अमंग 5 ऑब्जेक्ट्स v w x y and z, v weights as much as x, इट मीन्स v का वेट x के बराबर है,
विच ऑब्जेक्ट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट, तो सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा। स्टेटमेंट पहला चेक करते, y is twice as heavy as w, y is twice as heavy as w, और w is 1.5 times as heavy as z, okay, it means w का z के साथ रेशियो ये दिख रहा है, और क्या दे रखा है, w and z together weights as much as v, तो यहाँ से W का अगर Z के साथ रेशियो निकालेंगे, W बाई Z इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा, 15/10, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो 10 से डिवाइड, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3:2 हो गया। ओके, नाउ क्या है, W एंड Z को ऐड करेंगे तो 3 + 2 5x, दिस इज इक्वल टू V एंड X टुगेदर, V एंड X टुगेदर, V और X दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू अगर मैं 5 मान लूँ तो 5 + 5 10 हो गया। अगर इसको मैं 5 मान लेता हूँ, दोनों तो बराबर ही है, तो दोनों 5 + 5 इज़ 10, सो X का वैल्यू कितना हो जा रहा है, X का वैल्यू 2 हो रहा है, इट मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया, तो W का वैल्यू हो गया 6 और Z का वैल्यू हो गया 4, करेक्ट। तो ये बोला जा रहा है कि सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है, सेकेंड हैवी कौन सा है, सेकेंड हैवीएस्ट कौन सा है। y का वैल्यू हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सबका मालूम चल गया है, x का, v का, सबका मालूम चल गया है, तो y का वैल्यू कितना होगा, 2w लिखा है, विच इज़ 2 × w इज़ 6, दैट इज़ 12, तो w 12 हो गया, सॉरी y 12 हो गया, w कितना है 6 है, और z 4 है, बाकी सब 5 5 है, तो ओवरऑल हमें ये दिखाई दे रहा है कि सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, w है, सेकंड हैवीएस्ट इज़ w, तो यहाँ से हमें आंसर पता चल जा रहा है, फर्स्ट इज़ सफिशिएंट। दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, y इज़ ट्वाइस, सेकंड अगर स्टेटमेंट को चेक करें, ये फर्स्ट था, y इज़ ट्वाइस एज हैवी एज z, both y and w together weights as much as x and z, both y and w, यहाँ पे दे रखा था v and x का बराबर है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, both y and w together weight as much as x and z, x and z, तो z की जगह पे यहाँ से हमें कुछ रिलेशन मिलेगा, x और v बराबर है, सेकंड हाईएस्ट पता करना होगा, यहाँ से x को तो प्लेस नहीं कर सकते, y को रिप्लेस कर सकते z में, z + w हो जाएगा, और इधर x के जगह पे मैं प्लेस कर सकता हूँ v को, तो v से कुछ रिलेशन आएगा नहीं, सेकंड से हमें रिलेशन नहीं मिल पा रहा है फिर तो, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ओनली फर्स्ट हो जाएगा सफिशिएंट, स्टेटमेंट 1 इज़ अलोन सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द टॉलेस्ट अमंग ए बी सी डी ई, इसमें से टॉलेस्ट कौन सा है, सफिशिएंट चेक करना होगा हमें, तो फर्स्ट वाले को अगर चेक करें, ई इज़ टॉलर देन ओनली सी, ई इज़ टॉलर देन ओनली सी, मतलब ई केवल सी से ही टॉलर है, बाकी से छोटा ही रहेगा। B is taller than both A and C, B is taller than A and C, तो A और C दोनों से ये टॉलर है, A और C दोनों से ये टॉलर है,
ए और सी क्या है, बी इज टॉलर देन बोथ ए एंड सी। सी से तो टॉलर दिख ही रहा है और ए से भी टॉलर दिख रहा है, तो ए तो ऊपर ही होगा क्योंकि ई केवल सी से ही ऊपर था, बाकी सबसे छोटा है। बट शॉर्टर देन, बी के बारे में बोल रहा है कि ये ए और सी से टॉलर है बट डी से शॉर्टर है, तो डी से शॉर्टर कर दिया। यहाँ पे टोटल कितने थे, 5 ही लोग थे। पाँच ही लोग हैं। इसमें से टॉलेस्ट कौन सा है, तो टॉलेस्ट डी दिखाई दे रहा है, सो फर्स्ट इज सफिशिएंट। सेकंड वाले को अगर चेक करें, ए इज टॉलर देन बोथ ई एंड सी, ये फर्स्ट था। सेकंड को हम चेक करें, ए इज टॉलर देन बोथ ई एंड सी, ई और सी दोनों से ये टॉलर है। बी इज शॉर्टर देन ओनली डी, बी जो है केवल डी से छोटा है। इट मीन्स बाकी सबसे बड़ा होगा। बी इज शॉर्टर देन ओनली डी, बी इज शॉर्टर देन ओनली डी, इट मीन्स बाकी सबसे ये बड़ा है। तो यहाँ से भी अगेन हमें पता चल गया कि जो सबसे लॉन्गेस्ट है, टॉलेस्ट है, वो डी है। इट मीन्स दोनों जो स्टेटमेंट है इंडिविजुअल ट्रू है, इंडिविजुअल सफिशिएंट है। इधर 1 और 2 अलोन आर सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू इट्स प्रिंटेड प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का एमआरपी, प्रिंटेड मतलब एमआरपी से हमें रेशियो चेक करना है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा एग्जैक्ट आंसर, वो हमें चेक करना है। फर्स्ट वाले को अगर हम चेक करें तो इसमें दे रखा है अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन सेलिंग प्राइस, द आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस अगर मैं एज्यूम कर लूँ एक्स, सेलिंग प्राइस एक्स कर लूँ, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हम पता कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस पता कर सकते हैं क्योंकि 8% ये दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस तो पता कर ही सकते हैं। और यहाँ पे डिस्काउंट के थ्रू एमआरपी भी पता कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस से हम एमआरपी पे जा सकते हैं। एमआरपी का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इनटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा और कॉस्ट प्राइस तो मिल ही जाएगा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100/100 माइनस प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस प्रॉफिट विच इज़ 8%। तो यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस भी मिल जाएगा और एमआरपी भी मिल जा रहा है। इट मीन्स फर्स्ट इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड द आंसर। सेकेंड वाली को अगर चेक करें, द शॉपकीपर लॉसेज 15 रुपीज़ ऑन सेलिंग द आर्टिकल्स फॉर 135। तो सेलिंग प्राइस 135 दे रखा है और वहाँ पे लॉस हो रहा है उसको 15 रुपीज़ का, तो वहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस, तो डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस से अगेन हम एमआरपी पे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट। तो एमआरपी हमें यहाँ से पता चल जाएगा और कॉस्ट प्राइस तो पता चल ही जा रहा है। सो एग्जैक्टली डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस में हमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बेसिकली हमें ये देखना रहता है कि क्या मैं आंसर ला सकता हूँ। अगर आंसर ला सकता हूँ तो वही तो पूछा जा रहा है कि आप चेक करो कि क्या डेटा सफिशिएंट है टू गेट द आंसर। तो यहाँ पे दोनों से हमें इंडिविजुअली आंसर मिल जा रहा है। सो इधर 1 और 2 इज सफिशिएंट अलोन। देखिए यहाँ पे है ना, इधर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन क्या है, हाउ बी इज एक्जैक्टली रिलेटेड टू डी। हाउ बी इज एक्जैक्टली रिलेटेड टू डी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है,
बी से सिस्टर सी, बी के जो सिस्टर है सी इज़ द मदर ऑफ ए, सी इज़ द मदर ऑफ ए, हु इज़ द ब्रदर ऑफ डी, ए जो है वो ब्रदर है डी का, हु इज़ द ब्रदर ऑफ डी। तो क्या इसमें हमें ये रिलेशन दिखाई दे रहा है, हाउ बी इज़ एग्जैक्टली रिलेटेड टू डी, डी से बी कैसे रिलेटेड है। तो डी और बी के बीच में तो जेंडर क्लियर नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है तो एग्जैक्टली रिलेशन हमें पता नहीं चलेगा कि क्या है, करेक्ट। तो जेंडर जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक हम ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली रिलेशन, सो दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। सेकेंड पार्ट, सी इज़ द वाइफ ऑफ एफ, सी इज़ द वाइफ ऑफ एफ and has a brother B, she has a brother B and a son A, son भी है which is A, whose sister is D, A की जो सिस्टर है वो D है। अब इसमें हमें क्लियर दिखाई दे रहा है B और D के बीच में रिलेशन, क्योंकि B और D का जेंडर भी क्लियर है, करेक्ट, B और D का जेंडर भी क्लियर है। सो एग्जैक्ट आंसर हम आप सेकंड से दे सकते हैं। देखो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रखा है, हाउसेस ए बी सी डी ई एफ एंड एच, जी एंड एच आर इन 2 rows each having 4 houses, the houses in one row are facing the houses in the other, which house is facing E। तो 4 जो हाउसेस के घर हैं वो एक रो पे होने चाहिए, ऐसा 1 2 3 4 4 होने चाहिए, एक दूसरे को फेस कर रहा है। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सफिशिएंट हो रहा है। फर्स्ट को अगर चेक करें, सी इज़ डायगोनली अपोजिट टू एच, हमें चेक करना है कि ई के अपोजिट में कौन है। सी डायगोनली फेस कर रहा है एच को, तो अगर मैं यहाँ पे सी को ले लूँ तो यहाँ पे एच हो सकता है, एंड एफ इज़ फेसिंग ए। अब एफ को किधर ले, एफ इज़ फेसिंग ए, इसका कोई क्लियरेंस नहीं दिख रहा है, एफ इज़ फेसिंग ए ऐसा लिख लिया हमने, विच इज़ इमीडिएट राइट ऑफ ई, ए जो है वो ई के राइट में है, ऐसा क्लियरेंस दिख रहा है। इट मीन्स अगर मैं ए को यहाँ पे लूँ तो ये ई के राइट में है और ए के सामने है एफ, करेक्ट। तो अब ई के सामने कौन होगा ये तो अभी आइडिया नहीं मिल रहा है फर्स्ट वाले से, तो इंडिविजुअली फर्स्ट इज़ नॉट करेक्ट। सेकंड में अगर आते हैं तो डी इज़ एट वन एंड ऑफ अ रो, ओके, डी को हमने यहाँ पे ले लिया, सपोज किसी एक एंड पे लेना है, एंड इज़ फेसिंग एच, इसके सामने एच है, विच इज़ डायगोनली अपोजिट टू सी, ओके, ये तो पहले से भी दे रखा था कि एच के अपोजिट में सी है, एंड ए इज़ टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए इज़ टू द लेफ्ट ऑफ एफ, इसमें ये पोजीशन जो दे रखा है, ए इज़ टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए इज़ टू द लेफ्ट ऑफ एफ फेसिंग जी, ए जी को फेस कर रहा है, अच्छा इसमें तो गड़बड़ हो गया, ए जी को फेस कर रहा है, तो अगर ए को यहाँ पे मान लें और जी को यहाँ पे, ए इज़ टू द लेफ्ट ऑफ एफ, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी 2 लोगों को हमें फिल करना है, कौन किसके सामने आएगा अभी तक क्लियर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से भी हमें सेकंड वाले से भी इंडिविजुअली करेक्ट नहीं डेटा मिल रहा है, और इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के लिए एक तो गड़बड़ ये दे रखा है कि ए के सामने यहाँ पे बोल रखा है एफ है और यहाँ पे ए के सामने जी है, तो इन दोनों को मर्ज भी नहीं कर सकते। मिक्स करने का मतलब कि दोनों में डेटा करेक्ट दिया हो जाना चाहिए, सेम ही दिया हुआ रहना चाहिए। अगर किसी के बारे में डेटा कंफर्म दिया हुआ है तो यहाँ पे कुछ अलग बोला जा रहा है फर्स्ट में, सेकंड में कुछ और बोला जा रहा है, तो इनको मिक्स भी नहीं कर सकते। सो ना ही फर्स्ट से आंसर मिलेगा, ना ही सेकंड से मिलेगा, ना ही इनको मर्ज करेंगे तो मिलेगा।
सो कुछ इस तरीके का आंसर होना चाहिए। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, ये करेक्ट है, दोनों को मिलाने के बाद भी सफिशिएंट नहीं मिला आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। हु इज़ द यंगेस्ट अमोंग एम एन पी क्यू आर, यंगेस्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट कौन सा सफिशिएंट है। बोथ P and R are younger, P and R are younger than M। M के बारे में बोल रहा है कि who is older than N, M is older than N। ये N से भी older है। M is older than N, okay, and Q is the oldest, okay, Q is the oldest। तो M N P Q R सब लोग तो हो ही गए। सो फर्स्ट वाले से तो आंसर मिल ही जा रहा है कि Q is the oldest, सॉरी ओल्डेस्ट के बारे में मिल जा रहा है, हमें तो यंगेस्ट के बारे में चेक करना है। यंगेस्ट के बारे में क्लियरेंस अभी नहीं मिला है। सो फर्स्ट वन इज़ नॉट सफिशिएंट। सेकंड वन वाले को चेक करो, N is younger than R, N is younger than R and older than P, older than P। यहाँ से तो एक ही रिलेशन दे रखा है, इसमें तो सब लोग हैं भी नहीं, तो यहाँ से सेकंड भी इंडिविजुअली करेक्ट नहीं है टू फाइंड द आंसर। सो इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो ये वाला रिलेशन N के बाद नीचे N P R में जो हमें कन्फ्यूजन था कि ये कौन किधर आएगा, तो उसके बारे में ये दे रखा है आर एन पी का ऑर्डर होगा यहाँ पे। यहाँ से अगर हम चेक करें तो M के नीचे R होगा, फिर N होगा, फिर P होगा। सो P इज़ द यंगेस्ट। तो ये रिलेशन हमें कैसे पता चला, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड किया तो हमें आंसर पता चला। सो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट है, बट सफिशिएंट कब है, ऐड करने के बाद सफिशिएंट हो रहे, तो दोनों रिक्वायर्ड थे आंसर को प्रोवाइड करने के लिए। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी, दोनों को हमने ऐड करके चेक किया तो आंसर मिला हमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विल द नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, क्या नंबर हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। तो क्वेश्चन ये है और इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ये दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 8 टाइम्स of the sum of the digits in any 4-digit number with the number itself। तो मान लेते हैं कि लेट 4-digit number is 4012, कोई भी नंबर हमने ले लिया रैंडमली, इसको चेक करें क्या ये 9 से डिविजिबल होगा विद द गिवन कंडीशंस। कंडीशन है कि द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 8 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, इसके डिजिट का सम, डिजिटल सम करेंगे तो 4 + 0 + 1 + 2, दिस इज 7, 4 + 1 5 + 2 7। तो डिजिटल सम के साथ प्रोडक्ट करना है। 8 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स इन एनी 4-digit नंबर विद द नंबर इटसेल्फ, विद द नंबर क्या है 4012। तो 9 से डिवाइड होने का रूल ये है कि जो नंबर है उसका डिजिटल सम 9 के टेबल में होना चाहिए, 9 के मल्टीपल में होना चाहिए। इसका डिजिटल सम चेक कर लेते हैं, 5 + 6 इज़ 11 और इसका अगेन हमने चेक किया था तो 7 आया था। 11 + 7 इज़ 18 और 18 तो 9 के टेबल में ही आता है। सो हम ये बोल सकते हैं कि ये 9 से डिविजिबल होगा। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ सफिशिएंट टू प्रोवाइड द आंसर। स्टेटमेंट 2 चेक कर लेते हैं इसको। द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स इन एनी 4-digit नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। इसी एग्जांपल को चेक कर लेते हैं। बोला है 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स आर 7 इन एनी 4-digit नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। नंबर था कितना 4012, तो 7 4 = 28 +
4012 डिजिटल सम करेंगे तो 8 + 2 इज़ 10 दैट इज़ 1 और ये 7 7 + 1 8 आ गया। 8 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 9 9 के टेबल में नहीं आता है 8। सो हम ये बोल सकते हैं कि सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। सो आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट ओनली, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ़ द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर देन व्हाट इज इट्स लेंथ? लेंथ क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, ब्रेथ दे रखा है 10, लेंथ मान लेते हैं x, तो एरिया कितना हो जाएगा 10x। ये बोल रखा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 25%, तो न्यू लेंथ कैसा होगा? न्यू लेंथ इज x इंटू 25% इंक्रीज कर रहा है, तो 125/100 होगा, दैट इज़ 5x/4 हो गया। 25 से 5 टाइम्स में, 25 से 4 टाइम्स में। और नेक्स्ट ब्रेथ इन इंक्रीज बाय 25%, सो न्यू ब्रेथ इज़ कितना 20%, मतलब 2 इंक्रीज कर गया, तो नया हो गया कितना 12। सो न्यू एरिया इज़ 12 इंटू 5x/4, 4 3 = 12 दैट इज़ 15x। अब ये बोल रखा है कि द एरिया इंक्रीज बाय 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर गया है 70 से, इट मीन्स न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया, दिस इज इक्वल टू 70। सो 5x का वैल्यू हो गया 70, x का वैल्यू कितना 14, और x क्या था? लेंथ था, हमें लेंथ ही चेक करना था, तो फर्स्ट वाले से तो लेंथ मिल ही गया, सो फर्स्ट इज सफिशिएंट टू गेट द आंसर। सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं, द लेंथ रिमेनिंग द सेम, लेंथ को वैसे ही रखा जा रहा है। इफ़ इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 20%, ब्रेथ पहले से 10 था, तो एरिया था हमारा कितना 10x ओरिजिनल एरिया। ये बोल रखा है कि इफ़ ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 20%, अगर ब्रेथ को इंक्रीज़ करोगे तो न्यू ब्रेथ इज़ 12, द ओरिजिनल एरिया बिकम्स, क्या बोल रखा है, द रेशियो ऑफ न्यू टू ओरिजिनल बिकम्स 6:5। तो क्या यहाँ से हमें ब्रेथ लेंथ मिलेगा? ये बोल रखा है कि न्यू एरिया बाय न्यू एरिया, अच्छा न्यू एरिया कितना है, न्यू एरिया होगा कितना 12 इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ विच इज़ x, 12x। तो 12x न्यू एरिया विथ ओरिजिनल एरिया विच इज़ 10x। ये बोल रखा है 6/5 है, तो ये तो 6/5 ही हो रहा है, x से x कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से हमें कुछ भी एक्स्ट्रा रिलेशन x के बारे में नहीं पता चल रहा है, विच इज़ b के बारे में पता नहीं चल रहा है। सो यहाँ से हम आंसर नहीं ला सकते लेंथ का यहाँ से हम आंसर नहीं ला सकते। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट टू गेट द आंसर, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ सफिशिएंट। देखिए स्टेटमेंट 1 अलोन इज़ सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मैनी पर्सन आर स्टैंडिंग इन द लाइन, ये क्वेश्चन है और उसके लिए स्टेटमेंट 2 दे रखे। पहला है स्टेटमेंट, अंकुर इज एक्जैक्टली इन द मिडल ऑफ प्रकाश एंड हितन, प्रकाश और हितन के बीच में है अंकुर। हितन हु इज 9th फ्रॉम द राइट, ये 9th है राइट से, एंड देयर आर 5 पर्सन बिटवीन अंकुर एंड हितन, अंकुर एंड हितन के बीच में कितने हैं 5 पर्सन्स आर देयर। अच्छा तो क्या हम यहाँ से तो बता ही सकते हैं ना कि इधर भी 5 ही लोग रहेंगे, बट क्या हम यहाँ से बता सकते हैं हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग इन द लाइन? नहीं बता सकते, क्योंकि किसी एक पॉइंट का दोनों एंड से लोकेशन मालूम होना चाहिए, या ये P पॉइंट का हमें लेफ़्ट से लोकेशन मालूम रहता है कि P पॉइंट का लोकेशन लेफ़्ट से कितना है, तो हम ये बता सकते थे टोटल कितने लोग हैं इस लाइन में। सो फर्स्ट इज़ नॉट सफिशिएंट अलोन। सेकंड का देखते हैं, विजय इज़ 9th फ्रॉम लेफ्ट,
Vijay is 9th from left and becomes 15th from left if he interchange his position with Sila who is 5th from right. तो ये सिला है और ये 5th है राइट से, इसके पोजीशन को इंटरचेंज किया जा रहा है। तो बोल रहा है कि अगर इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो रहा है, 15th हो जा रहा है। विजय इज़ 15th फ्रॉम लेफ़्ट, ये लेफ़्ट से 15th हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि इस पोजीशन का ये एक ही पॉइंट है, इस एक पॉइंट का पोजीशन लेफ़्ट और राइट दोनों से दे रखा है। तो यहाँ से हम टोटल पर्सन पता कर सकते हैं। टोटल पर्सन इज़ इक्वल टू लेफ़्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1 होता है। तो ये हो गया 19। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू गेट द आंसर। देखो आंसर भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ABC आर 3 नंबर्स विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट देख लो, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ABC इज़ 371, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज़ 371 एंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 10। अब लार्जेस्ट को अगर मान लेते हैं, यहाँ पे तो क्लियरेंस नहीं दे रखा है कि कौन लार्जेस्ट और कौन स्मॉलेस्ट है, तो हमें अपने से एज्यूम करना पड़ेगा। मान लेते हैं कुछ भी, C और A का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो यहाँ से कुछ तो मिल नहीं रहा है कि लार्जेस्ट कौन है। ABC का वैल्यू जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम ये नहीं बता सकते कि कौन लार्जेस्ट है। सेकंड में दे रखा है, सो फर्स्ट इज़ नॉट सफिशिएंट, ये बोल सकते हैं। सेकंड, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एक्सीड्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर। स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, अगर C को हम लार्जेस्ट मानते हैं तो स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एक्सीड्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 नंबर बाई 79, ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ से हम कैसे पता कर सकते हैं कि A क्या है, B क्या है, C क्या है। C स्क्वायर का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर का तो वैल्यू मिल जाएगा। A स्क्वायर B स्क्वायर का अगर वैल्यू पुट कर दें तो ये होगा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर की जगह पुट करें तो 371 माइनस C स्क्वायर। माइनस C स्क्वायर ऐसा होगा। तो 2C स्क्वायर इज इक्वल टू 79 प्लस 371 विच इज़ कितना हो जा रहा है, 450। तो C स्क्वायर का वैल्यू 225, तो C का वैल्यू 15 आ जा रहा है। C का वैल्यू 15 आ जा रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे C का वैल्यू 15 पुट करेंगे तो A का वैल्यू 15 माइनस 10 इज इक्वल टू A का वैल्यू हो गया 5। C इज़ 15, A इज़ 5, तो B का भी तो हमें पता चल ही जाएगा। A स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर इसमें पुट कर देते। अब यहाँ पे हम जो डेटा यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों का यूज़ करें, क्योंकि इंडिविजुअली ना ही 1 से मिल रहा है ना ही 2 से मिल रहा है, तो हम दोनों डेटा का यूज़ कर रहे हैं टू गेट द आंसर विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर। अब यहाँ से हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि B का वैल्यू कितना होगा, हमें ये पता चल रहा है कि B का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा और आप ये भी बता पाओगे कि लार्जेस्ट कौन है। तो आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट केवल ये बताना है कि स्टेटमेंट कितने ज़रूरी थे, क्या फर्स्ट से आंसर मिला, क्या सेकंड से आंसर मिला, या इन दोनों को हमें मर्ज करना पड़ा।
तो बेसिकली हमें दोनों को मर्ज करना पड़ा. बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी. चलिए क्वेश्चन नंबर 13. इन अ क्लास 60 स्टूडेंट्स आर in the ratio boys to girls is 2:3. What is the rank of Neha, a girl student in the class? तो 60 स्टूडेंट्स है और इसमें अगर बॉयज़ का देखा जाए तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 3 + 2 5 पार्ट का वैल्यू है 60, तो 5 12 जा 60 मीन्स 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बॉयज़ में, तो 12 2 जा 24 और गर्ल्स हो जाएगा कितना? 36. और चेक करना है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ नेहा, अ गर्ल स्टूडेंट इन द क्लास. नेहा जो कि गर्ल है उसका रैंक क्या होगा? फर्स्ट वन से चेक करो. 15 बॉयज़ हैव स्कोर्ड मोर देन नेहा. 15 बॉयज़ जो है वो नेहा से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं. इट मीन्स नेहा उनके नीचे. 15 boys scored more than Neha and 15 girls have scored less than her. इससे नीचे क्या है? 15 girls. 15 girls scored less than her. Okay. It means नेहा का जो रैंक है ये तो पता चल ही सकता है. टोटल स्टूडेंट्स है 60. उस 60 में अगर नेहा का पोजीशन पूछा जाए तो टोटल हमें पता चल गया यहाँ से कि नेहा जो है वो बॉयज़ के कैटेगरी में अगर देखें तो नेहा के ऊपर 15 बॉयज़ है. करेक्ट. अगर ऊपर से देखना होगा तो ऊपर से 15 बॉयज़ है और गर्ल्स कितने हो जाएंगे? टोटल गर्ल्स है कितना? 36. इसमें से 15 गर्ल्स नीचे है नेहा से. इट मीन्स 36 माइनस, और नेहा भी तो एक गर्ल ही है. इट मीन्स 36 माइनस 16 करना पड़ेगा विच इज़ 20. तो इधर टोटल 20 गर्ल्स हो जाएंगी. तो इट मीन्स ऊपर से इसका रैंक हो जाएगा कौन सा? 20 + 15 दैट इज़ 35 + 1 36 रैंक हो जाएगा ऊपर से इसका 36. तो ये फर्स्ट से हमें आंसर मिल जा रहा है. सेकंड से नेहास रैंक इज़ 10th अमॉन्ग गर्ल्स. नेहा का रैंक 10th है. नेहास रैंक इज़ 10th अमॉन्ग गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज़. ओके, नेहा का जो रैंक है वो 10th है और वो भी गर्ल्स में. गर्ल्स में ये 10th है. इट मीन्स इसके ऊपर 9 गर्ल्स है और इसके नीचे कितने होंगे? टोटल 36 है. तो 36 में से 10 माइनस करोगे तो 26 है नीचे. अब क्या दे रखा है? नेहा's rank is 10th among girls and the number of boys scoring less than Neha is twice less than. स्कोर जो कर रहे हैं वो twice है. twice the number of boys. The number of boys scoring less than Neha is twice the number of boys scoring more than her. Okay. तो कहने का मतलब जो रेशियो है वो 2:1 का रेशियो आ रहा है बॉयज़ का, और ये 2 इधर है ऊपर है और ये 1 नीचे है. जो कम स्कोर कर रहे नेहा से, द नंबर ऑफ बॉयज़ स्कोरिंग लेस देन नेहा. सॉरी, नीचे जो है वो 2 टाइम्स है. लेस स्कोर कर रहे वो नीचे, तो लेस स्कोर करने वाले ये 2 टाइम्स है और मोर स्कोर करने वाले 1 टाइम से. तो यहाँ से भी तो एग्जैक्टली हमें पता चल ही जा रहा है कि ये क्या बोलते हैं, कौन से रैंक पे आएगी नेहा का पोजीशन. सेकंड से भी हमें पता चल रहा है. हमें टोटल सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें ये देखना होता है कि आंसर आ जा रहा है क्या. तो आंसर यहाँ से भी हमें आ जा रहा है. सो सेकंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट टू गेट द आंसर. सो इधर 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट. तो ये था टोटल सॉल्यूशन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे क्वेश्चन एनपैट के.
और इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। ओके।